Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we discuss about valuation of goodwill for class 12th. इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बेसिक पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर का। और उस वीडियो के अंदर हमने देखा कि रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होगी। उसके अंदर हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना सीखा। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्टली देखो जी, गुडविल का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि अगर गुडविल का मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो उसको कैलकुलेट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं लगता। तो फर्स्टली गुडविल का मतलब क्या है जी? गुडविल मीन्स गुड नेम ऑफ द फर्म या रेपुटेशन ऑफ द फर्म। मतलब गुडविल का मतलब होता है कि एक फर्म का एक अच्छा नेम, या ये कह सकते हो, या रेपुटेशन ऑफ द फर्म, मतलब एक फर्म कितनी ज़्यादा फेमस है, कितनी ज़्यादा उसकी रेपुटेशन है, वही चीज़ उसकी गुडविल होती है। ठीक है, विच इज़ अर्नड बाय फर्म थ्रू दी हार्ड वर्क एंड होनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। भी जो गुडविल है हमारी, जिसे अर्न किया गया है, उसके ओनर ने होनेस्टी और हार्ड वर्क से करा है। इट इज़ अनेबल टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन कंपेरिजन टू दी नॉर्मल प्रॉफिट। भी इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट की बजाय। देखो, इसी मीनिंग को हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 शॉप्स हैं। फर्स्ट शॉप का नेम मान लेते हैं जी, जैसे ए है, या ए की बजाय हम लगा लेते हैं कि अग्रवाल एक पर्सन है, उसकी अपनी मिठाई की दुकान है अग्रवाल स्वीट हाउस के नाम से। और बी मान लेते हैं जी, बीकानेर स्वीट हाउस है। एंड थर्ड नंबर सी मान लेते हैं जी, सी मतलब लगा लेंगे चेतन स्वीट हाउस है। तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि इन तीनों शॉप में से आपने किसका सबसे ज़्यादा नाम सुना हुआ है, तो ऑब्वियस है कि आपका आंसर आएगा जी बीकानेर। अब ये जो चीज़ बीकानेर आपने बोला, यही आपने जो इसका नाम बोल दिया, इट मीन्स आप इसे जानते हो। अगर हम इसे जान रहे हैं अच्छे से, मतलब क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड नेम है, आपने सुना हुआ है हर बार, तो यही जो चीज़ है हमारी, इसकी गुडविल है। मीन्स इसका जितना नाम फेमस होगा, गुडविल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसका नेम ही, ब्रांड ही आपको इन दोनों शॉप से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा गुडविल का। तो गुडविल की कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट नंबर, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स। मतलब ये इंटेंजिबल असेट्स है जिसे आप सिंपली फील कर सकते हो, ना टच ना ही सीन कर सकते। इट इज़ ए वैल्यूएबल असेट्स, क्योंकि इसकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू होती है। जब भी कोई बिजनेस सोल्ड होगा तो कोई वो पर्सन जो सोल्ड कर रहा है अपना बिजनेस, वो लैंड प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तो वैल्यू आपसे लेगा ही लेगा, बट गुडविल के भी एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज करेगा। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी बदलती रहेगी। ठीक है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अगर आप सारा का सारा बिजनेस सोल्ड करते हो तो ही इसकी कुछ वैल्यू है। अगर आप मान लीजिए बिजनेस का एक पार्ट ही सोल्ड कर रहे हो तो उस टाइम इसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम टू टाइम इसकी गुडविल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब इस गुडविल को फाइंड आउट करने के कुछ मेथड हैं। देखो, फर्स्टली पॉइंट ये है कि हम गुडविल की मतलब फाइंड आउट करें ही क्यों, रीज़न मेन ये उठ कर आता है। अब जैसे मान लेते हैं जी, एक बीकानेर का बिजनेस है। ठीक है जी। उस बिजनेस को सोहन नाम का एक पर्सन है, वो उसे परचेज करना चाह रहा है। मान लीजिए बीकानेर वाले ने ये कह दिया जी, जो मेरी लैंड है उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपीज़ है लैंड की, और जो मैंने ये बिल्डिंग तैयार कर रखी है जी, मान लीजिए उस बिल्डिंग की वैल्यू इन्होंने लगा ली जी 50 लाख रुपीज़ है। और उसके बाद बीकानेर वाला कहता है जी, मान लो मैं आपसे कुछ पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा जो कि मेरी गुडविल का है। तो ओवरऑल इसने जो कहा कि मैं आपसे 1 करोड़ 70 लाख रुपीज़ चार्ज करूंगा सोहन से,
तो सोहन ने कहा ये आपकी लैंड के रुपीज़ तो ओके हैं, बिल्डिंग की वैल्यू भी आपकी बिल्कुल सही है, 50 लाख रुपीज़ खर्चा रखा है, बट गुडविल का पैसा आपने कुछ एक्स्ट्रा लगा रखा है, गुडविल की वैल्यू इतनी नहीं बनती, 10 लाख बनती है मान लीजिए, ऐसा सोहन बोल रहा है। तो मेनली फिर इसने बीकानेर वाले ने कुछ तरीके बताए कि आप इन तरीक़ों से गुडविल की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। क्लियर है जी। तो गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करने की हमारे पास कई मेथड हैं और इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट मेथड को ही डिस्कस करेंगे जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी जिसे कहते हैं। सेकंड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड थर्ड है सुपर प्रॉफिट या फिर एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड भी कहेंगे एंड फोर्थ है कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपके दो मेथड रहेंगे, एक हमारा एवरेज के अकॉर्डिंगली रहेगा, दूसरा हमारा सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट मेथड को ही डिस्कस करेंगे। अब गुडविल की वैल्यू को डिटरमाइन करने से पहले आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं कि जब भी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो इन की एडजस्टमेंट आपने किस तरीके से करनी है। देखिए फर्स्ट नंबर है आपके पास एबनॉर्मल लॉस। भी जितने भी तरह के एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो हमारे नॉन रिकरिंग लॉसेज होते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब नो रिपीटेड, मतलब आपके ये कभी भी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, ठीक है, रेयर चांसेस होता है इनका, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वॉलंटरी रिटायरमेंट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये हमारे सारे के सारे एबनॉर्मल लॉस होते हैं जी। तो जितने भी तरह के हमारे एबनॉर्मल लॉस हैं उनको आपने करना क्या है, रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देना है। मान लीजिए 2015 में लॉस बाय फायर है तो 2015 में ही लॉस बाय फायर की जो आइटम होगी, मीन्स जितने का आपको लॉस गिवन होगा उसको आपने ऐड बैक कर देना है। क्लियर है जी। सेम लॉस बाय थेफ्ट का ट्रीटमेंट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट का भी सेम यही है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट का भी यही रहेगा, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एबनॉर्मल प्रॉफिट, जैसे हम एबनॉर्मल गेन भी कह सकते हैं या एबनॉर्मल इनकम भी कह सकते हैं, या इन्हीं चीज़ों को हम नॉन रिकरिंग इनकम भी कह सकते हैं। ये सारी की सारी इनकम ऐसी हैं जो आपकी कभी कभार की होंगी और ये इनकम ऐसी इनकम है जो आपके बिजनेस से भी रिलेटेड नहीं होती। मान लीजिए अगर मेरा बिजनेस स्वीट्स का है तो स्वीट्स की जो बाइंग एंड सेलिंग की जा रही है वही मेरा गुड्स है, इसके अलावा जितनी भी अदर आइटम होंगी उनसे अगर मेरे को कोई इनकम आ रही है तो वो मेरी बिजनेस की इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो ये मेनली रीज़न होते हैं जिस कारण हमें इनको ऐड या लेस करना है, ठीक है जी। तो जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे उनको हमने लेस कर देना है क्योंकि ये मेरे बिजनेस के प्रॉफिट नहीं है, ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टेड बाय ओनर आउटसाइड द बिजनेस, कि जो इन्वेस्टर जो ओनर है, ओनर ने जो पैसा आउटसाइड इन्वेस्ट कर रखा है तो उसे आपने बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर ऐड नहीं करना, उसे उल्टा लेस करके दिखा देना है। सेम प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट आपने कोई प्रॉफिट पे सोल्ड कर दी तो उसका प्रॉफिट भी लेस होगा। कैजुअल इनकम मीन्स आपने अचानकली आपको कोई पैसा रिसीव हो जाए तो वो कैजुअल इनकम आपकी लेस हो जाएगी। इसी तरीके से अगर लगा लीजिए कोई लॉटरी आ जाए, ठीक है, उसे भी हमने लेस कर देना है। अनएक्सपेक्टेड रिफंड ऑफ टैक्स, वो भी हमारा लेस होगा। क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो अगर आपको इनमें से कोई भी आइटम गिवन हो तो आपने उसे रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर देना है। थर्ड पॉइंट है जी एनुअल चार्जेस या ईयरली चार्जेस या पर एनम चार्जेस। तो देखो जितने भी तरह के चार्जेस होते हैं अगर वो एनुअल हैं, ईयरली हैं या पर एनम हैं तो उनको ट्रीट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है लेस फ्रॉम सेपरेट ईयर प्रॉफिट एंड सेकंड है लेस फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। देखो सेपरेट ईयर प्रॉफिट का मतलब मान लीजिए आपको 2020, 21, 22 ऐसे दे रखा है ईयर्स और एक लिख दिया जी 400 रुपीज़ एनुअल चार्जेस, तो आपने इस वाले खर्चे को जो एनुअल चार्जेस है इसको आपने 20, 21, 22 तीनों में से लेस करके दिखा देना है। और एवरेज वाले में क्या है, पहले उन तीनों की एवरेज निकलेगी, मतलब उन तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3 एवरेज आ गई, फिर उस एवरेज में से आपने एनुअल चार्जेस को लेस कर देना है। फोर्थ पॉइंट है जी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड।
देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जिस ईयर में कम लग गई है उस ईयर में आपने ज़्यादा कर देना है, उससे अगले साल में इसे कम कर देना है। देखो अगर सिंपल वे में आप याद रखना चाहते हो तो यही इसका सिंपल तरीका है। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो डिटेल में, तो हम एक तरीके से एग्जांपल से आपको समझाते हैं ये किस तरीके से आपने करना है। तो देखिए जी, फर्स्ट नंबर हमें पता होना चाहिए कि जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो जी जैसे ये टू परचेज है हमारा 10,000 रुपीज़ का, और हम टू लगा लेते हैं। एक ओपनिंग स्टॉक भी है तो कोई बात नहीं, ओपनिंग स्टॉक हमने पहले लिखना था। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लगा लेते हैं जी 1 लाख है। और इस तरफ हमारी जो सेल्स है जी, सेल्स लगा लीजिए कि हमारे पास 2 लाख रुपीज़ की है। और इस तरफ हमारा आना है जी क्लोजिंग स्टॉक। अब मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने 50,000 लिखनी थी, बट जल्दबाजी के अंदर मेरे से एक ज़ीरो उसकी कम पड़ गई। तो इस तरफ का टोटल जो हो गया वो हो गया जी 2,05,000। अब इस तरफ का अगर 25 है उसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो रह गया कितना जी 1,05,000। 1,05,000 में से मैं 10 और माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया जी 95,000 आ गया। क्या जी? ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक सोचने वाला पॉइंट है कि अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का कम लिखा, मतलब 5,000 का लिखा, मतलब 45,000 मैंने कम लिखा, मीन्स मेरी अपनी इनकम को कम लिखा, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा प्रॉफिट भी तो कम हो गया। अब इस गलती को अगर सही करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा जी? 45,000 को ऐड ही करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो यही है कि रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में उसे ऐड कर दीजिए। अब अगर देखिए जी क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा है प्रीवियस ईयर का, वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो यही ओपनिंग स्टॉक में 5,000 का आगे ले गया, जिसे कि मैंने आगे लाना था 50,000। मतलब मैंने डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखने होते हैं, ठीक है जी। अगर मैंने एक्सपेंसेस ही 45,000 कम लिखा, इट मीन्स मेरा प्रॉफिट 45,000 ज़्यादा आया होगा इस ईयर का। तो इसको सही करने के लिए इस ईयर में मैं उसे लेस कर दूंगा। इस ईयर का मतलब कि नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर में मैं इसे लेस कर दूंगा। क्लियर पॉइंट है जी। तो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं जी, सेम यही इसका अपोजिट है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड है, जिस ईयर में वैल्यू ज़्यादा उस ईयर में से कम कीजिए और नेक्स्ट ईयर में से प्लस कर दीजिए, ठीक है जी। 6 पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो फर्स्टली हमारे पास देखिए जी, एक्सपेंडिचर हमारे पास 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होता है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेकंड नंबर है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, बट कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है। तो एक पॉइंट तो आपने ये याद रखना है, ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, ये मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल इंक्रीज कैसे करेगा? मान लीजिए अगर मेरे पास 2 प्लांट ऑलरेडी हैं जिनका आउटपुट जो निकल रहा है वो है 1000 यूनिट का, लगा लीजिए। जैसे ही मैं एक प्लांट और नया लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी? आउटपुट भी ज़्यादा होगा। आउटपुट ज़्यादा होगा तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? मान लीजिए वही मेरे 2 पुराने प्लांट रिपेयर मांग रहे हैं, मीन्स उनको रिपेयर देनी है, मतलब 1000 यूनिट जो बन रही है, बट आज अब उसकी रिपेयर का टाइम आ गया। अगर मैं रिपेयर नहीं कराऊंगा तो मान लीजिए उसकी यूनिट 900 पे आ गई है। अगर मैं आज उसकी रिपेयर करा दूं तो वो अगेन अपने पुराने लेवल पे आ जाएगा, 1000 यूनिट को मेंटेन करने लगेगा, ठीक है जी। तो अगर मैं सिंपल वे में कहूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो कि किसी फिक्स असेट को एक्वायर करने के लिए किए जा रहे हैं। बट कि जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? किसी भी फिक्स असेट की रिपेयर पर किए जा रहे होंगे। क्लियर है जी। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक प्लांट को परचेज करा, परचेज जैसे ही आपने उसको करा तो उसको आपने जहाँ से इंपोर्ट करवाया, मींस इंपोर्ट मतलब कि आपने कहीं से बाहर से मंगवाया, उसको अपने यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ चार्जेस भी दिया जो ट्रांसपोर्टेशन का होगा, लगा लीजिए। उसके बाद वो प्लांट हमारे इंडिया के अंदर आ गया, लगा लीजिए। इंडिया के अंदर आने के बाद उसे मैंने अपनी लोकेशन पे इंस्टॉल करना है,
तो उसको लेकर आने का खर्चा प्लस इंस्टॉल करने का खर्चा वो सारा का सारा कैपिटल है, क्योंकि ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर आपने एक बार ही देना है। तो ये सारे के सारे खर्चे जो होते हैं उन्हें कहते हैं जी हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। रिवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब है, मान लीजिए प्लांट खरीद लिया जी, खरीदने के बाद जो उसकी फ्री सर्विसेज थी वो भी पूरी हो चुकी हैं, बट फ्री सर्विसेज के बाद हमें बार बार अब रिपेयर तो करानी पड़ेगी। तो जो रिपेयर होगी वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू मीन्स जो रिपीट होगा, रिकरिंग नेचर का होगा। क्लियर है जी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बैलेंस शीट की असेट साइड में शो किए जाएंगे, और जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की दो साइड होंगी, एक डेबिट होती है एक क्रेडिट होती है। डेबिट वाली को माइनस कहते हैं, क्रेडिट वाली को हम प्लस करेंगे जी। क्लियर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है, जब देखें अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू ट्रीट कर लिया, मान लीजिए आपने प्लांट को परचेज करा, बट प्लांट तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, बट आपने उसे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिख दिया, मींस गलती से डेबिट में लिख दिया। डेबिट में लिखने का मतलब माइनस लिख दिया, अब गलती हो चुकी है। तो उस गलती को सही करने के लिए आपने उसे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखना है, जो कि प्लस होगी। ठीक है जी। सेम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लीजिए आपने प्लांट की रिपेयर कराई, बट आपने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करने का मतलब बैलेंस शीट की असेट में लिख दिया, जबकि वो एक्सपेंडिचर आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आना चाहिए था, क्योंकि रिपेयर है। तो उस गलती को सही करने के लिए रिलेटेड ईयर के जो प्रॉफिट होगा उसमें से इसे माइनस कर दिया जाएगा, मींस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिख दें तो ऑटोमेटिकली हमारी गलती सही हो जाएगी। आई होप कि आपको ये टोटल 7 पॉइंट हैं जो कि समझ आए होंगे, जिनका पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा और क्वेश्चनों को सोल्व करने में भी सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। अब हम इसके करते हैं जी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला क्या है जी। तो फर्स्ट मेथड है हमारा जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहेंगे। तो हमने गुडविल को फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट से, तो हम एवरेज प्रॉफिट को ही लेंगे, इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है जी। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, द फर्म विल बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट इन फ्यूचर, मतलब ये वो वाले नंबर ऑफ ईयर हैं, ठीक है जी, कि जितना प्रॉफिट। अब देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था बीकानेर वाला और सोहन वाला। सोहन बीकानेर का बिजनेस परचेज करने को तैयार है, वो 20 लाख रुपीज़ गुडविल के भी देने को तैयार हो चुका है। अब सोहन ने एक क्वेश्चन पुट कर लिया बीकानेर के ओनर से कि भी अगर मैं आपका बिजनेस परचेज कर लूँ और परचेज करने के बाद मेरे को कितना प्रॉफिट होगा जो आपकी दुकान कमा रही है बीकानेर वाली। तो उसने ये कहा कि आने वाले 3 ईयर्स या 4 ईयर जो मेरी दुकान को प्रॉफिट हो रहा है सोहन भाई तेरे को भी होगा, ये चीज़ है। मतलब दी फर्म विल बी एबल टू अर्न दी प्रॉफिट इन फ्यूचर, सेम प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है बीकानेर, अब वही अगर सोहन परचेज कर लेगा बिजनेस तो वही प्रॉफिट अब उसका बन जाएगा। मीन्स ये आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होगा। और एवरेज प्रॉफिट तो देखो आपको निकालना आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, आप हर एक चीज़ की एवरेज सीखते आए हो। ठीक है, एवरेज को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। मान लीजिए आपने किसी 5 ईयर के प्रॉफिट्स का टोटल करा है तो उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारी एवरेज आ जाएगी। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। देखो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास 3 ईयर परचेज गिवन है और ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, हम मतलब हमने एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो गुडविल का फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो जी ये हमारा फॉर्मूला है। अब आपने एक अपने माइंड में याद रख लेना है कि अगर ईयर के साथ परचेज आ रहा है इट मीन्स ये मल्टीप्लाई वाला है। तो यहाँ देखें जी 3 ईयर्स परचेज, मतलब मेरे को एस्टीमेट या फ्यूचर के अंदर जो प्रॉफिट होने वाला है वो 3 ईयर्स रहेगा। अब मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो आगे देखते हैं जी। हमारे पास ईयर गिवन है, उनके प्रॉफिट गिवन है, जो आपको चीज़ ब्रैकेट में गिवन होगी इस चीज़ को हम कहते हैं ये हमारा लॉस है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी गिवन है,
जैसे 1 जनवरी 2016 ए फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इन टू ए लॉस ऑफ गुड्स ऑफ ₹3 लाख एंड ए क्लेम ऑफ ₹70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो देखिए साथ के साथ इसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास कुछ ईयर गिवन है और ईयर हमें गिवन है जी 14, 15, 16, 17, 18। लो ये हमारे पास ईयर्स गिवन है जो कि 14, 15, 16, 17, 18 और इनके प्रॉफिट्स भी हम पुट करते हैं। फर्स्ट है 4 लाख का, सेकंड है मेरे पास 5 लाख और अगला है जी माइनस में दे रखा है, मतलब 60,000 लॉस में दे रखा है तो इसे माइनस में ही हम पुट करेंगे। और अगला है 150 देन 250। लो जी 1,50,000 250 ये हमारे प्रॉफिट हैं। पहली एडजस्टमेंट दे रखी है ऑन 1 जनवरी 2016। देखो जी जब भी ये आपको ईयर इस फॉर्मेट में दे रखा हो, इस फॉर्मेट का मतलब होता है 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016, अगर डेट का फॉर्मेट इस वे में गिवन है तो अब हमारे पास देखें जी करना क्या है। 1 जनवरी 2016 देखो जी ये 31 मार्च 2016 को ईयर हमारा क्लोज होगा, तो 1 जनवरी 2016 हमारी यहीं लाइस कर रही है जी। तो हमने करना क्या है जी, एक फायर, मतलब देखो आग लग गई। अब देखो आग जो लगेगी, आग लगने से पहला पॉइंट लॉस होगा जी, ये चीज़ है। और जो आग लगेगी वो कभी कभार लगेगी और कभी कभार लगेगी तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। अभी आपको बता दिया था जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे वो हमने प्लस करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मैं इस 3 लाख को प्लस कर दूंगा जी इस ईयर के अंदर। देन सेकंड है एक क्लेम ऑफ ₹70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 का क्लेम भी मिल लेगा। इट मीन्स ये मेरी क्या है जी प्रॉफिट हो गया, कौन सा एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट 70,000 में क्या कर दूंगा जी लेस। क्लियर है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 मीन्स ये वाला ईयर द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ ₹80,000। अनएक्सपेक्टेड टैक्स आपको मतलब रिफंड हो गया है, मीन्स आपके लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट है। जितना भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसे हम हमेशा माइनस करते आए हैं जी, तो 80 हमारा माइनस हो जाएगा। लो जी इसे सोल्व कर लेंगे, माइनस का 130 एंड प्लस का 3 लाख, तो ये 170 आ जाएगा और ये भी हमारा 170 आ जाएगा। अब आपने इन सभी का टोटल कर लेना है जी, तो हमारा ये टोटल प्रॉफिट तैयार हो जाएगा। तो इन सब का टोटल जो होगा वो होगा जी 13,90,000 रुपीज़। क्लियर है जी। अब हमें एवरेज निकालना है और एवरेज को निकालने का फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये चीज़ है जी। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट 13,90,000 डिवाइड बाय किससे करेंगे जी 5 से, क्योंकि आपने 5 ईयर के प्रॉफिट का टोटल करा है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसे 5 से डिवाइड जैसे ही करेंगे हमारे पास जो आंसर निकल के बाहर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 2,78,000 रुपीज़। इस 2,78,000 की आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 3 से और जिससे हमारा आंसर ये तैयार हो जाएगा, गुडविल निकल आएगी और ये गुडविल जो निकलेगी वो हमारी फर्म की निकल कर बाहर आएगी। तो इन सब का टोटल जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 8,34,000 रुपीज़। तो ये हमारी होगी गुडविल की वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, ए बी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। मतलब अब की बार क्या है जी, जैसे ही हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट आएगा उसका 150% गुडविल होगी। मींस नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको ईयर की फॉर्म में ना देकर परसेंटेज की फॉर्म में दे दिया गया है, जो कि 150% है। जैसे ही इसे हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास निकल कर बाहर आएगा 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल आपके पास निकल कर बाहर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं जी, हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है, लॉस भी गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जी। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी ये सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट्स गिवन है, तो ईयर दे रखे हैं 19 to 23। लो जी, ईयर है हमारे पास 19, 20, 21, 22 एंड 23 और प्रॉफिट्स हैं 40,000, 60,000, 1 लाख एंड 20 का लॉस है जी और 150 आपको गिवन है लास्ट वाला जी।
क्लियर है जी। और एडजस्टमेंट गिवन है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड असेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। देखो ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स वो वाली कॉस्ट जिस पर आपने किसी भी चीज़ को एक्वायर करा है, तो वो कॉस्ट कितनी है 2 लाख रुपीज़, बट उसकी बुक वैल्यू आपको जो गिवन है 150, तो 1,50,000 गिवन है। इट मीन्स ये वो वाली वैल्यू है जो डेप्रीसिएशन को डिडक्ट करने के बाद आई है 1,50,000 की। अब 1,50,000 वाली जो आइटम है आपने सोल्ड कर दी 1,24,000 पे, ठीक है जी। 124 में सोल्ड करी है और असेट को सोल्ड करा है तो लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट हमारा कौन सा लॉस है जी, एबनॉर्मल। जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे उन्हें आपने प्लस करना होता है रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में। तो 2020 है, 20 वाला ईयर ये रहा जी। तो इस ईयर के अंदर आपने इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे आपने ऐड कर देना है। तो 26,000 मेरे ऐड हो जाएंगे 2020 में। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जी। 2 कंप्यूटर हैं आपने जिनकी कॉस्टिंग है ₹1 लाख, ठीक है। वर परचेज्ड आपने परचेज करी एंड वर रोंगली मतलब गलती से डेबिट कर दिया टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखें जी, आपने एक कंप्यूटर परचेज करा, कंप्यूटर क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जबकि ट्रैवलिंग क्या है रिवेन्यू। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू ट्रीट करा है, मीन्स बैलेंस शीट की असेट में लिखने वाली आइटम को आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिख दिया, मीन्स माइनस में लिख दिया। तो उस गलती को सही करने के लिए आप क्या करेंगे जी, प्लस करेंगे रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में। तो मेरे पास ये 1 लाख रुपीज़ है, 2020 है 1, तो 21 जो मेरा लाइस करेगा वो कहाँ करेगा जी, इस ईयर के अंदर करेगा, क्योंकि ये आपको ईयर एंडेड की डेट गिवन है, ठीक है जी। तो ये ईयर जो शुरू हुआ होगा वो मेरा 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 तक का होगा, ठीक है जी। जो ये माइनस का 20 है उसके अंदर जाके मेरे को प्लस कर देना है 1 लाख रुपीज़। क्लियर है जी। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू ट्रीट करा हुआ था जी। अब एक चीज़ है सोचने वाला पॉइंट, अगर आपने किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू ट्रीट करा है तो कभी भी रिवेन्यू आइटम पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। अब जैसे ही मैंने अपनी उस गलती को सही करा, मीन्स असेट मान लिया, तो उस असेट्स पर मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूँगा। डेप्रिसिएशन की जो रेट है गिवन वो है आपके पास 20%। तो 1 लाख का 20% कितना होगा 20,000। तो आपने 20,000 रुपीज़ को लेस भी करके दिखा देना है, ठीक है जी। अब देखिए आपने ये असेट अभी सोल्ड तो करी नहीं, तो इस सेट का डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर भी चार्ज किया जाएगा। और डेप्रिसिएशन का मेथड कौन से ये भी चेक कीजिए, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस का मतलब क्या होता है, जितने की असेट उसमें से प्रीवियस डेप्रिसिएशन लेस कीजिए, बच गया 80,000। 80 का आपने 20% चार्ज करना है जो कि 16,000 रुपीज़ होगा। क्लियर है जी। तो ये हमारी सारी एडजस्टमेंट सोल्व हो चुकी हैं। अब आपने इनका टोटल करना है जी। तो ये फर्स्ट हमारा 40,000 आ जाएगा, अगला 86 आ जाएगा जी। तो ये 1 लाख रहेगा और ये हमारा 60,000 प्लस में चलेगा और ये आ जाएगा जी 1,34,000 रुपीज़। तो इन सब का हम टोटल कर लेंगे। तो ये सब का टोटल आ जाएगा जी 4,20,000। अब आपने निकालनी है जी इनकी एवरेज को निकालने के लिए 4,20,000 डिवाइड बाई 5 कीजिए। तो इसे सोल्व करेंगे जी, हमारे पास 5 8 = 40 होगा, देन 20 बच गया जी, तो 84,000 आ गया। अब हमने लगाना है जी गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अभी हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो अब की बार 1.5 ईयर हो गया, जो कि परसेंटेज की फॉर्म में गिवन था। ओके जी, तो इसे हम सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास जो सोल्व करने के बाद आएगा जी 1,26,000 रुपीज़। तो ये होगी वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। इसको हम फर्म की गुडविल कहेंगे। क्लियर है जी। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था जिसे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है जी। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब आपको आने वाले
जितनी भी वीडियोस होंगी पूरी 12th क्लास की या 11th की भी हो, आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है जी। थैंक यू।